हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। आज बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में कि बिल्डिंग्स बनाने से पहले, बिल्डिंग की ड्राइंग्स बनाने से पहले हम लोग किस तरह की प्लानिंग करते हैं, क्या क्या प्लानिंग में ध्यान रखते हैं, क्या क्या बाई लॉज होते हैं, उसके किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है रूम्स के लोकेशन वगैरह डिसाइड करने में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या गवर्नमेंट बिल्डिंग हो। तो उन सारे चीज़ों को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज़ हम लोग किसी भी बिल्डिंग ड्राइंग को बनाने से पहले ध्यान में रखेंगे, मतलब जो हमारी प्लानिंग होगी बिल्डिंग बनाने की, उसमें जो सबसे पहले हम जिन बातों का ध्यान रखेंगे वो बातें हैं आपको ये 5। पहला, क्लाइमेट ऑफ साइट एंड इट्स इफेक्ट्स। साइट पे किस क्लाइमेट पे साइट है, या तो वो बहुत ही हॉट वेदर वाले ऐसे किसी रीजन में है जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम समर रहता है, या फिर वो रेनी सीजन रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आप हॉट क्लाइमेट में बना रहे हैं कि कूल क्लाइमेट में बना रहे हैं कि मॉडरेट क्लाइमेट में बना रहे हैं। उसके हिसाब से ही आपको डिसाइड होगा कि आपके बिल्डिंग के फ्रंट किस तरफ होंगे, जहाँ से आपको अगर हॉट क्लाइमेट है तो डायरेक्ट सनलाइट वाले जोन में आपका डोर्स एंड विंडोज ना रहे, क्योंकि वो आपका क्लाइमेट बाहर हॉट है, आपके रूम टेम्परेचर को भी वो बाहर की जितना ही हॉट कर देगा, तो उसको अवॉइड करना है। फिर हम अपने वॉल्स को किस तरह पोजीशन करेंगे, कौन से टाइप ऑफ वॉल्स यूज़ करेंगे। जो हम वॉल्स में अलग तरह तरह के बॉन्ड्स होते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, तो उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे भी वॉल होते हैं जिनके बीच में गैप्स प्रोवाइडेड होते हैं। वॉल की टोटल थिकनेस होती है, बीच में गैप्स प्रोवाइड होते हैं, तो वो वॉल्स हम लोग उन जगह पे यूज़ करते हैं ताकि जो बाहर का जो टेम्परेचर आ रहा है वो बाहर वाली वॉल अगर हॉट हो रही है तो वो हॉट रहेगी, बीच में गैप रहेगा तो जो अंदर वाली वॉल रहेगी वो रूम टेम्परेचर पे रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हॉट वेदर वाले एरिया में करते हैं। फिर कूल वेदर वाला एरिया है तो वहाँ हम लोगों को क्या करना है कि कूल ब्रीज आपको फ्लो करके रूम के टेम्परेचर को भी कूल ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको क्लाइमेट के अंदर में कि क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग सोचना है। तो प्लानिंग के पहले जो हम लोग सोचते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो प्लानिंग के लिए हमें कंसिडर करना पड़ता है वो ये हैं। तो पहला हो गया आपको क्लाइमेट। दूसरा, लिविंग हैबिट्स ऑफ द ओनर। जो ओनर वहाँ रहने वाला है वो किस तरह से रहना चाहता है या किस तरह से उसका लाइफस्टाइल है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो अगर उसको फ्लैट्स फॉर रेंट के लिए चाहिए कि वो छोटे छोटे क्वार्टर्स बना करके रेंट पे देगा, या फिर उसको खुद के लिए रहना है तो उसको एक विला टाइप का बनाना है जिसमें उसको ओपन स्पेस भी चाहिए, बालकनी भी चाहिए, गार्डन भी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस को पहले ओनर की कंडीशंस हमें पता रखनी होगी। उसके बाद आता है आपको बजट ऑफ द ओनर। जब ये सारे उसकी रिक्वायरमेंट्स जो आ गई उसके बाद हमें ये देखना होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो कितने बजट में बनेगा और ओनर का बजट कितना है। अगर वो ओनर के बजट से क्रॉस कर रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट है तो फिर ओनर को ये चीज़ों में से बताना पड़ेगा कि आपको कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी क्योंकि वो आपके बजट से बियॉन्ड जा रहा है। तो वो क्या चीज़ें होंगी जो कंपलसरी हैं उनको रखना होगा, जो ऑप्शनल है जिसको अवॉइड किया जा सकता है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा प्लानिंग में। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपको बजट ऑफ द ओनर के अंदर। इसके बाद आपको आता है बाई लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अब बाई लॉज सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। बाई लॉज क्या होता है? जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो हमें कुछ रूल्स सेट करके देता है बिल्डिंग्स के लिए। ये हम लोग अभी इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बाई लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि बाई लॉज क्या है और किस तरह से बिल्डिंग्स में बाई लॉज लगते हैं, रूम्स के क्या बाई लॉज हैं, स्टेयरकेस के क्या बाई लॉज हैं, फ्लोर्स के क्या है, मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है, रूम्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज के लिए क्या कहता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बाई लॉज के बारे में। ये बाई लॉज में ही आती है ये सारी चीज़ें। इसके बाद होगा रेगुलेशंस ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जैसे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आप अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपको ड्राइंग्स आपको म्यूनसिपैलिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो उनकी क्या क्राइटेरिया है, वो उस शहर में वो क्या उनके सारे रूल्स हैं। जो जैसे किसी शहर में होता है कि यहाँ की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है तो वो G+4 से ज़्यादा हाइट के बिल्डिंग अप्रूव नहीं करते हैं। तो वहाँ के जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस के हिसाब से आपको फिर बिल्डिंग की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको लास्ट आता है मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कि आप किस मटेरियल से कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। ब्रिक वर्क करना है तो ब्रिक्स कहाँ से अवेलेबल होगा, स्टोन वर्क करना है अगर स्टोन मशीनरी तो स्टोन्स कहाँ से अवेलेबल होगा, कितना चीप होगा अगर आप ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क में से कौन सा चूज करना है तो उसकी कॉस्टिंग उस एरिया में क्या पड़ रही है। फिर आप सीमेंट आपको कितने इजीली अवेलेबल हो जाएगा, एग्रीगेट्स कहाँ से अवेलेबल होंगी। ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी। किसी भी बिल्डिंग में अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं, आप उसमें ब्रिक वर्क शो कर रहे हैं, तो फिर वो ब्रिक वर्क साइट पे बनेगा। अब वहाँ पे अगर ब्रिक वर्क
पॉसिबल ही नहीं होगा ब्रिक उस एरिया में पहुंचना, तो फिर आप ड्राइंग में जो बना के रखेंगे फिर वो साइड पे बन नहीं पाएगा। तो फिर आप अगर जब दूसरा अगर आप स्टोन वर्क करेंगे तो आपको वो ड्राइंग्स फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो अब कंस्ट्रक्शन अगर हो चुका होगा तो फिर आप ड्राइंग चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले ही एज्यूम कर लेनी होगी कि ये सारी मटेरियल्स कहाँ से अवेलेबल होंगे और किस तरह से आपको आगे का कंस्ट्रक्शन करना है। फिर आता है आपको मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले आपको ब्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाने चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रिक्स का ही काम ज़्यादा रहेगा। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको रेनफोर्समेंट, सीमेंट, एग्रीगेट्स, ये सारी चीज़ें पहले अवेलेबल होनी होंगी। ब्रिक्स को आप बाद में भी अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये सारी पाँचों चीज़ों को आपको बिल्डिंग की प्लानिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है। ये मेन पॉइंट्स है। जब ये सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर कर लेते हैं, फिर इसके बाद आता है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि बिल्डिंग के जो आपकी फेसिंग होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो आपको एरिया के हिसाब से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बिल्डिंग नॉर्थ साउथ फेस में बनाएंगे या ईस्ट वेस्ट फेस में बनाएंगे। समर रीजन आपका बिल्डिंग ओरिएंटेशन का पर्पस क्या होता है कि आप जब अगर समर सीजन है तो आप डायरेक्ट सन के कांटेक्ट को भी अवॉइड करें और मैक्सिमम एयर फ्लो आए। और विंटर में आपका पर्पस क्या होगा कि आपको एटलीस्ट कुछ फिजिबल अमाउंट ऑफ सन भी मिले और आपको ज़्यादा कोल्ड ब्रीज भी आपके रूम्स में एंटर ना कर पाए। तो इसके हिसाब से आपको ओरिएंटेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि विंड फ्लो किस तरह का होता है, मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर किस तरह का विंड फ्लो होता है, वहाँ बहुत तेज विंड फ्लो होता है या फिर नॉमिनल विंड फ्लो होता है। इसके हिसाब से आपको विंडोज़ किस किस तरफ प्रोवाइड करने हैं, उसका फ्रंट गेट किस साइड से होगा, रेनी सीजन को ध्यान में रखते हुए सारे ओरिएंटेशंस को हम लोग सेट करते हैं। फिर जब ओरिएंटेशन की बात हो जाती है, फिर आते हैं आपको कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग के। अब ये तो सारे हो गए कि आपने कंडीशन सारे समझ लिए। अब जब आपको ड्राइंग बनाना है तो अब उसके बाद सारे कंडीशंस आपको पता है दूसरों के, कि आपको क्लाइंट क्या चाहता है, ओनर क्या चाहता है, आपके वहाँ के इशूइंग अथॉरिटी के रूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। लेकिन जब आप ड्राइंग बनाने बैठेंगे तो आपके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रख रहे हैं। जो आप इंजीनियर होगा उसको ये पता होने चाहिए कि वो किन किन बातों को ध्यान में रखेगा ड्राइंग्स बनाने से पहले। तो वो बातें आपको होंगी। पहला एस्पेक्ट क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है प्रोस्पेक्ट। थर्ड है आपको ग्रुपिंग। फोर्थ इकोनॉमी। फिफ्थ रूमिनेस। सिक्स्थ सर्कुलेशन। सेवेंथ फ्लेक्सिबिलिटी। एट फर्नीचर रिक्वायरमेंट। नाइन्थ एलिगेंस। 10th प्राइवेसी एंड 11 सैनिटेशन। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है कि आप किस तरह से अपने बिल्डिंग में आप प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट, कूल ब्रीज, इन सारे चीज़ों का अरेंजमेंट्स आप किस तरह से करेंगे, ये आता है आपको एस्पेक्ट में। जैसे कि अगर आप एक डोर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी वॉल में, तो उस रूम में अगर आप डोर प्रोवाइड कर रहे हैं रूम में एंटर करने के लिए, तो उस डोर के ऑपोजिट साइड वाले वॉल में आप एक विंडो प्रोवाइड करें ताकि वो रूम में क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। अगर एक वॉल के ऑपोजिट वाले वॉल में अगर आप दो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं दो ऑपोजिट वॉल्स में, तो उससे ब्रीज को क्या होता है, एक पैटर्न मिलता है, तो ब्रीज फ्लो करता है। तो इससे क्या होता है कि जो रूम का टेम्परेचर अगर वो सफोकेशन टाइप का अगर टेम्परेचर हो गया होगा, तो वो कूल ब्रीज का जब मूवमेंट स्टार्ट होगा तो उससे वो जो रूम का जो एयर है वो आपको बाहर के एयर के साथ मिक्स होकर के रूम के वेदर को प्लीजेंट कर देगा, आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको एस्पेक्ट के अंदर में। फिर एस्पेक्ट में क्या आता है कि आपको एक किसी भी रूम में जो आपके डोर को एक्सक्लूड करते हुए, मतलब एक रूम में आप एक डोर तो प्रोवाइड करेंगे ही एंटर करने के लिए, लेकिन इसके अलावा आपको विंडो के लिए कितना स्पेस प्रोवाइड करना होगा, ये आपको कहता है एस्पेक्ट। तो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ड्राई हॉट क्लाइमेट है तो एटलीस्ट 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया, अगर आप 10 फीट बाई 10 फीट का अगर आप रूम बना रहे हैं तो वो 100 स्क्वायर फीट का एरिया होगा उसका, तो उस 100 स्क्वायर फीट का 1/10 मतलब कि 10 स्क्वायर फीट का आपको एटलीस्ट विंडो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑपोजिट वॉल में तो करना ही है, वो तो एस्पेक्ट कहता है, लेकिन अगर ऑपोजिट वॉल में नहीं हो पा रहा है एडजस्ट, तो उसके लिए फिर आप एडजेसेंट वॉल में एडजस्ट कर दें एटलीस्ट। कि अगर ऑपोजिट साइड में डोर के ऑपोजिट में विंडो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो डोर के एडजेसेंट वाले जो बगल वाले वॉल्स होते हैं उसमें आप विंडो एटलीस्ट प्रोवाइड करें। तो कितने साइज का प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया ड्राई हॉट क्लाइमेट में। अगर आपको वेट क्लाइमेट है तो वेट क्लाइमेट में आपको 1/6 ऑफ द फ्लोर एरिया। तो अगर आप 100 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं वेट क्लाइमेट में रूम, तो आपको उसमें जो विंडो की ओपनिंग होगी वो आपको एटलीस्ट 15 स्क्वायर फीट का रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर होती हैं एस्पेक्ट के अंदर में। इसके बाद आता है आपको प्रोस्पेक्ट।
प्रोस्पेक्ट क्या कहता है? प्रोस्पेक्ट कहता है कि जो एस्पेक्ट में आपने विंडोज प्रोवाइड किए, अब वो विंडोज से बाहर का लुक क्या आ रहा है, जो बाहर का जो हम लोग विजन आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, वो प्लीजेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें प्रोस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स में ध्यान रखना है। तो अगर आपको ऑपोजिट साइड में जो लुक है, अगर आप एस्पेक्ट में आपको ये कंडीशंस आ रहे हैं कि आपको वो गेट डोर के ऑपोजिट साइड में विंडो प्रोवाइड करना है, आपने फाइनल कर लिया कि आप डोर के ऑपोजिट वाले वॉल में आपको बाहर स्पेस है एयर आने के लिए, आप उस पर विंडो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन प्रोस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि सामने में एक गार्बेज एरिया है और वो काफ़ी बड़ा साइज का एरिया है, तो उसमें आप अगर विंडो ओपन करेंगे तो आपको वहाँ से फाउल स्मेल आने के चांसेस हैं, या फिर आपको वो विंडो के अगर आप कर्टेंस को हटाएंगे तो आपको जो लुक है वो लुक आपको प्लीजेंट नहीं आता है, तो प्रोस्पेक्ट का प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं होगा। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि एस्पेक्ट कहता है ऑपोजिट में विंडो रखने, लेकिन प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप एडजेसेंट वाले वॉल्स में विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एस्पेक्ट भी कहता है कि आप साइड वाले वॉल्स में विंडो दे सकते हैं ताकि रूम का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, लेकिन प्रोस्पेक्ट भी आपको ये कह रहा है कि ऑपोजिट वाले वॉल्स में मत दीजिए, प्लीजेंट लुक नहीं है बाहर, तो आप साइड वाले वॉल्स में देके एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर इन केस ये दोनों में से कोई केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप रूम के कॉर्नर्स में आप दो स्मॉल विंडोज बना सकते हैं, जो एक ऑपोजिट वॉल्स में हो और एक आपको एडजेसेंट वॉल में हो। अगर एक आपका ये रूम है, इस रूम में अगर आपको यहाँ पे डोर्स प्रोवाइडेड है तो इसका ऑपोजिट में यहाँ पे आपको विंडो प्रोवाइड करना था, लेकिन ये विंडो अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और अगर आप साइड वाला भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि ये वाला जो कॉर्नर है इसको इस तरह से चूज करें कि यहाँ एक विंडो और यहाँ एक विंडो, दो छोटा विंडो इस तरह से प्रोवाइड हो जाए कि इधर का भी लुक आ जाए और इधर का भी लुक आ जाए। तो ये आपको कहता है प्रोस्पेक्ट कि लोकेशंस एस्पेक्ट में डिसाइड होंगे, लेकिन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी डिसाइड करना पड़ेगा कि बाहर का लुक किस तरह का है। तो ये हो गया एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। इसके बाद आता है आपको ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है? पहले आप बिल्डिंग डिसाइड करेंगे कि किस तरह की आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, वो पब्लिक बिल्डिंग है कि प्राइवेट बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है कि वो ऑफिस है, या फिर पब्लिक बिल्डिंग में वो आपको गवर्नमेंट ऑफिस है या स्कूल है, हॉस्पिटल है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद आप अरेंज करेंगे कि आपको इस पूरे बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। आप फ्लोर तो बना देंगे, लेकिन फ्लोर को आपको डिवाइड किस तरह से करना है, ये कहलाता है आपको ग्रुपिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आप उसमें ग्रुपिंग करेंगे कि आपको 2 बेडरूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, एक किचन चाहिए, एक वॉशरूम चाहिए या 2 वॉशरूम चाहिए, और फिर आपको डाइनिंग एरिया चाहिए या लिविंग एरिया चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जब आप डिसाइड करके अरेंज करते हैं तो वो कहलाता है ग्रुपिंग। तो रेजिडेंशियल एरिया में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये सारे आपको ग्रुपिंग कहलाते हैं। तो 1 BHK क्या होता है? 1 बेडरूम, B फॉर बेडरूम, H फॉर हॉल एंड K फॉर किचन। टॉयलेट एंड वॉशरूम जो होते हैं वो तो कंपल्सरी कंडीशन है, वो तो रहेंगे ही सब में, लेकिन 1 BHK का मतलब ये होता है कि 1 बेडरूम, हॉल एंड किचन। फिर 2 BHK आते हैं तो 2 बेडरूम, हॉल 1 एंड किचन 1। और 3 BHK आते हैं तो 3 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन। 4 BHK 4 बेडरूम, 1 हॉल 1 किचन। मतलब किसी भी घर में आप 4 लिविंग रूम नहीं रखेंगे, 3 किचन नहीं रखेंगे, ये बैड ग्रुपिंग हुआ, ये ग्रुपिंग के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन आप 4 बेडरूम, 3 बेडरूम ये कंडीशंस के हिसाब से रख सकते हैं कि कितने लोग उसको ऑक्यूपाई करेंगे उस स्पेस को, कितने तरह के आपको बेडरूम्स चाहिए, अगर फैमिली रेडी है तो कितने साइज की फैमिली है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, उस तरह से आप ग्रुपिंग करेंगे। फिर अगर आप स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपको स्कूल्स वगैरह में n नंबर ऑफ रूम्स चाहिए होंगे, क्योंकि आपको क्लासरूम्स बनाने हैं, प्रिंसिपल रूम्स बनाना है, टीचर रूम बनाना है, तो इसके लिए आपको सारे रूम्स बनेंगे जो सारे रूम्स के कैटेगरी में ही आएंगे। फिर आपको उसमें हॉल एक लगेगा, वो हॉल आपको मीटिंग्स वगैरह के लिए होगा, और उसके बाद आपको उसमें वॉशरूम्स लगेगा। फिर वॉशरूम्स आपको 1 या 2 आपको स्कूल या हॉस्पिटल्स में नहीं लगते हैं उसमें, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ डील करते हैं, तो आपको इस वॉशरूम्स के भी जो नंबर्स है वो सफिशिएंट होने चाहिए कि आप 4 मेल एंड 4 फीमेल वॉशरूम्स बनाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से डिसाइड होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुपिंग में आएंगी। इसके बाद आता है आपको इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक बिल्डिंग ड्राइंग में, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को हर बार आपको क्लाइंट वैसा मिलेगा जो आपको कॉस्ट के हिसाब से फ्री रखेगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनका कॉस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो आपको मिनिमम कॉस्ट में बिल्डिंग ड्राइंग करने के लिए कहेंगे। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्डिंग की ड्राइंग को किस किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट कॉस्ट में जिन स्टेप्स से पड़ता है वो स्टेप्स आपको बोर्ड पे शो हो रहे होंगे।
आपको पहला है शेप ऑफ स्क्वायर बिल्डिंग इज मोस्ट इकोनॉमिकल। कोशिश करनी चाहिए कि बिल्डिंग का शेप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हो, जो कि जिसका रेशियो विथ और हाइट का रेशियो 1.5 से ज़्यादा का नहीं हो। वैसा शेप अगर आप बिल्डिंग का अचीव करते हैं तो आपको वो इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि अगर आप इरेगुलर शेप्स ऑब्टेन करेंगे तो इरेगुलर शेप को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम में जो आपको लेबर कॉस्ट लगेगा और जो मटेरियल लगेगा वो आपके कॉस्ट को इंक्रीज करेगा बिल्डिंग्स के। तो अगर आपको क्लाइंट वैसा है जिसको आपको कॉस्ट का इश्यू नहीं है, उसको प्रॉपर्टी जिस तरह से वो चाहता है वैसा बनाना है, तो फिर तो आपको ये सारे कंडीशंस उस पर वैलिड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको क्लाइंट कॉस्ट को कर्टेल करने कहता है, कॉस्ट कम करने कहता है, तो आपको ये पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया शेप ऑफ स्क्वायर बिल्डिंग। सेकंड, आपको बिगर द साइज ऑफ रूम लेसर इज द कॉस्ट। अब ये कैसे होगा? अगर आप एक बिल्डिंग में अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लान बना रहे हैं, इसमें अगर आप छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स अगर एडजस्ट कर देंगे, फिर इस रूम को कंस्ट्रक्ट करने का जो इंटरनल कॉस्ट होगा, इंटरनल कॉस्ट जैसे आपका टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 वॉल्स आपके पास आ रहे हैं, लेंथ जो भी हो उसका, तो आपके पास टोटल 50 नंबर ऑफ वॉल्स आ रहे हैं। अब ये 15 वॉल्स प्लस इनके जो प्लास्टर होंगे वो दोनों साइड में होंगे, तो आपको 30 नंबर्स ऑफ प्लास्टर्स हो जाएंगे। तो आप ये अचीव करके आप 8 रूम्स इसमें बना पा रहे हैं, प्लॉट साइज वही है। लेकिन अगर आप इसी को अगर आप 2 बड़े रूम्स, एक आपका किचन और एक बड़ा सा हॉल कुछ इस तरह से अचीव करते हैं, पर्पस के हिसाब से 2 रूम के बदले आप 3 रूम भी अचीव कर सकते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वॉल्स हो गए आपको 4। अब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्लास्टर हो गया 8, फिर उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग्स। तो आप जितने ज्यादा वॉल्स बनाएंगे उतना आपको प्लास्टर, उसके ऊपर फिर पेंटिंग लगेगा, फिर उतने आपको डोर्स एंड विंडोज एक्स्ट्रा लगेंगे। इंटरनल में अगर विंडोज नहीं भी लगेंगे तो यहाँ डोर लगेगा, यहाँ डोर लगेगा, यहाँ डोर नहीं भी लग सकता है, लेकिन हर रूम का अपना डोर होगा। तो जो डोर एंड विंडो का जो कॉस्ट होता है वो भी टोटल बिल्डिंग के कॉस्ट का 1/5 हो जाता है। तो इसलिए हमें डोर्स एंड विंडोज भी मिनिमम रखने हैं जितना पॉसिबल हो सके। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि रूम के साइज जो है वो नॉमिनल हो, एकदम बिगड़ भी नहीं हो, तो नॉमिनल हो, जिससे कि आपको जो टोटल आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा ब्रिक वर्क का, प्लास्टर वगैरह का, वो सारा आपको रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रूम की प्लानिंग करते समय। आप जो रूम के साइजेस देते हैं, नॉमिनल साइज लोग अक्सर 10 बाई 10 या 10 बाई 12 फीट का देते हैं, आप उसको चाहें तो 13 फीट बाई 14 फीट का कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा, तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा, रूम भी आपको प्लीजेंट लगेगा, और आपका जो कंडीशन जो आपको जितने आपको पीपल के लिए आपको घर बनाना है वो आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये आपको सेकंड क्राइटेरिया जिससे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया आपको मिनिमम ऑफसेट शुड बी प्रोवाइडेड। ऑफसेट क्या होता है? बिल्डिंग्स में अगर आप ये एक बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये स्क्वायर बिल्डिंग अगर है, इसमें आप जितने भी प्रोजेक्शंस आप देते हैं, कुछ यहाँ पे आप इस तरह से कुछ प्रोजेक्शंस निकाल देते हैं, ये आपका जो वॉल है ये इस तरह से नहीं आकर के कुछ इस तरह से पीछे फिर आगे फिर पीछे इस तरह से बनता है, फिर इसमें आप यहाँ से एक बालकनी इस तरह से बना देते हैं। तो आप जितने भी जो प्रोजेक्शंस बाहर में आप निकालते हैं, आपको यहाँ पे एक ब्रिक वर्क इस तरह से आपको ब्रिक वर्क बाहर निकालना होता है जो थ्रू आउट आपके बिल्डिंग में चलता है, तो वो आपके एक्सटीरियर को बेटर बनाने के लिए आप डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर आपको क्लाइंट के पास अगर कॉस्ट का प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सटीरियर लुक्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट की भी प्रॉब्लम हो और एक्सटीरियर लुक को भी सेटिस्फाई करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो क्लाइंट भी जानता है कि उसको अंदर में जो सारी रिक्वायरमेंट जो मिलनी है वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बाहर में उसको किस तरह से लुक्स मिल रहा है। तो इसलिए आप इन सारे प्रोजेक्शंस को अवॉइड करके आप चाहे तो सिर्फ एक बालकनी रख सकते हैं और इस वॉल को आप कोशिश करके स्ट्रेट कर सकते हैं, तो इससे आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आता है आपको यूज ऑफ कॉमन वॉल्स फॉर रूम अरेंजमेंट। आपको रूम अरेंज करना है एक पूरे प्लॉट में। आपका ये एक बिल्डिंग घर है और इसमें आप एक रूम यहाँ बना रहे हैं, एक रूम यहाँ बना रहे हैं और एक रूम यहाँ बना रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, आपको 3 रूम बनाने के लिए 6 वॉल्स लगे, 2 इसके लिए 2 इसके लिए 2 इसके लिए। आपको कोशिश क्या करना है कि एक साइड में ही आपको 3 रूम्स एडजस्ट कर देने हैं। इससे क्या होगा, आपको 5 वॉल्स लगे। जो ये एक वॉल है ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, फिर ये दूसरा वॉल भी इन दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो आपको एक तो स्पेस भी अवेलेबल हो गया, अब आप रूम्स भी ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि आपको नंबर ऑफ वॉल्स रिड्यूस हो गए। अगर आप 4 रूम्स बनाते तो 8 वॉल्स लगते, इस केस में आप क्या करेंगे कि सिर्फ इस तरह से एक और रूम बना सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इससे आपको क्या होगा कि नंबर ऑफ वॉल्स 1-2 कम हो जाएंगे, तो इससे भी आपको
अरेंजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको ब्रिक वॉल कम लगेगा, तो उसका प्लास्टर पेंटिंग जो पहले केस में था वही यहाँ भी लागू होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि कॉमन वॉल्स पे आप रूम का अरेंजमेंट करें। अगर आपको 2 ही रूम बनाना है तो आप ये दोनों रूम नहीं बनाएंगे और आप सिर्फ इस सिंगल वॉल को यूज़ करते हुए 2 रूम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि कॉमन वॉल से 2 रूम एडजस्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ड्राइंग करते समय। इसके बाद फ्री स्पेस एरिया, ये जो आपका अगर इस तरफ भी रूम बना हुआ है, इस तरफ भी रूम बना हुआ है और ये आपका यहाँ मेन गेट है, तो ये जो टोटल पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये आपका फ्री स्पेस एरिया में काउंट होता है, क्योंकि ये आपका लिविंग एरिया नहीं है, ये रूम नहीं है। तो अब आपको लिविंग एरिया को जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना करना है। तो जो स्टैंडर्ड कोड्स हमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स कहता है, वो कहता है कि 15% जो टोटल एरिया का अगर हम लोग फ्री स्पेस रखते हैं तो वो ठीक है, वो डिजायर्ड है। तो 15% से कम हमें नहीं रखना है फ्री स्पेस। इतना स्पेस रखना है कि आप सारे लोग अगर रूम से निकल करके किसी एक कॉमन पैसेज को अगर लेते हैं तो वो 15% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया हो। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं तो 150 स्क्वायर फीट आप लिविंग एरिया या फ्री एरिया जो है आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप भले यहाँ पे एक लिविंग रूम बना दें जिसमें आपका डाइनिंग होगा, आपका सोफ़ा होगा, टीवी होगा, लेकिन आप ये जो टोटल स्पेस आप वेस्ट कर रहे हैं ये आपको सिर्फ 15% ऑफ द फ्लोर एरिया के अंदर रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा रूम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट में फ़र्क पड़ती हैं। इसके बाद आता है आपको रिड्यूसिंग स्ट्रक्चरल कॉस्ट। स्ट्रक्चरल कॉस्ट क्या होता है? जब आप बिल्डिंग की ड्राइंग बनाते हैं, वो ड्राइंग बनने के बाद आपको अभी ये तो नहीं पता होता है कि इसमें जो आपके कॉलम्स लगेंगे वो किस साइज़ के लगेंगे, कितने लगेंगे। जो सिविल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये प्लान बना रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पे कॉलम्स लगेंगे, यहाँ कॉलम्स लगेंगे, फिर यहाँ से एक बीम क्रॉस होगा, ये एक बीम यहाँ से क्रॉस होगा, फिर यहाँ पे एक कॉलम लगेंगे, बीच में कोई कॉलम नहीं लगेगा, यहाँ कॉलम लगेंगे। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। आपके बिल्डिंग ड्राइंग को इस कॉलम और बीम, आपके जो बीम और कॉलम्स के जो ड्राइंग होते हैं उसको आपके इससे मतलब नहीं होगा कि आपका फर्नीचर किस तरफ आ रहा है, आपका गेट किस तरफ आ रहा है। इसका पर्पस होता है बिल्डिंग को सेफ बनाना। तो अगर आप ये सारे अगर आप कॉलम्स एडजस्ट करेंगे और इनको बीम से एडजस्ट कर देंगे तो ये आपको एक फ्रेम स्ट्रक्चर दे देगा जिससे कि आपको ये सेफ रहेगा बिल्डिंग। तो ये सारे होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो आपको कोशिश करना है कि मिनिमम स्ट्रक्चरल कॉस्ट लगे। मतलब आप यहाँ से एक बीम चला दे रहे हैं, यहाँ से एक बीम चला दे रहे हैं, यहाँ से एक बीम चला दे रहे हैं। अगर हॉल बड़ा है तो इतने बीम ना चला दें कि आपको 2 बीम से काम हो सकता था, आप 3 बीम लगा दे रहे हैं। तो तीसरा बीम जो आप लगा रहे हैं उसका रेनफोर्समेंट, उसका कंक्रीट, उसके सीमेंट, सारे मटेरियल के ऊपर जो लेबर कॉस्ट लगा वो सारा आपका वेस्टेज में काउंट होगा। फिर आपको रूम में भी रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती 2 यहाँ पे बीम चला दे रहे हैं, यहाँ भी बीम रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ भी बीम चला दे रहे हैं क्योंकि आपको वो लुक अच्छा लग रहा है। तो लुक अच्छा लगेगा तो कॉस्ट जाएगा बिल्डिंग का। अगर इन चीज़ों को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे और सिर्फ चारों तरफ रूम के जो दीवार होते हैं उन दीवार के ऊपर ही अगर बीम रहें और बीच में अगर आप क्रॉस बीम्स ना दें तो वो आपको कॉस्ट रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद जो ये बिल्डिंग का फाउंडेशन नीचे बनता है, फुटिंग जिसको कहते हैं, ये इस कॉलम का और इस कॉलम का आप कंबाइंड बना रहे हैं तो इस फुटिंग की भी एक डेप्थ होती है कि आप कितना थिक फुटिंग बना रहे हैं। तो कई बार ये जैसे 600 mm होता है, ये 500 mm होता है, तो ये डिज़ाइन करके निकालना पड़ता है। इसके कैलकुलेशंस होते हैं जो आप आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, तो आपको वो डिज़ाइन करके निकालना पड़ता है कि इस इतने लोड्स इस बिल्डिंग पे आने वाले हैं, उस लोड्स के लिए आपको कितनी थिक फुटिंग रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आपकी फुटिंग की रिक्वायरमेंट 300 mm है तो आप अगर बहुत ज़्यादा सेफर साइड पे अगर आप देंगे तो आप 400 mm का फुटिंग देंगे। अगर आपको किसी लोड में चेंज होने का आपको अगर डाउट हो रहा है कि लोड हो सकता है इंक्रीज हो जाए कल को, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हुए 300 के बदले 400 mm प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो आप 600 mm अगर प्रोवाइड कर देंगे तो वो 200 mm का जो कंक्रीट यूज होगा और जो उसके लिए रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा लगेगा वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो ये सारे जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग्स, ये सारे उतने मिनिमम प्रोवाइड करने चाहिए और सफिशिएंट प्रोवाइड करने चाहिए जितना कि बिल्डिंग को सेफ भी रख सके और कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनसे आगे बढ़ जाता है। तो आपको वो कॉस्ट रिड्यूस, स्ट्रक्चरल कॉस्ट जो है अगर आप इसको रिड्यूस कर देंगे इन मेंबर्स को तो बहुत स्ट्रक्चर आपका जो कॉस्ट होगा मतलब बिल्डिंग होगा वो बच जाएगा। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डोर्स एंड विंडोज, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डोर्स एंड विंडोज का जो कॉस्ट होता है वो 1/5 होता है टोटल स्ट्रक्चर के कॉस्ट के। अगर आपका 10 लाख रुपए का स्ट्रक्चर का कॉस्ट आया है तो आपको डोर्स एंड विंडोज अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास का
हो जाता है। तो इसलिए डोर्स एंड विंडोज़ के साइजेस जो हैं वो आपके बायलॉज में जो आपको प्रोवाइडेड होंगे, जो आपको बताए जाते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उसके अंदर ही रखते हुए सिचुएशन के हिसाब से ही प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डोर्स प्रोवाइड कर देंगे या बहुत ज़्यादा विंडोज़ प्रोवाइड कर देंगे या बहुत बड़े बड़े साइज़ के प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें जो वुड का कॉस्ट आएगा, जो उसमें लेबर कॉस्ट आएगा, वो सारा आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम डोर्स एंड विंडोज़ से हम लोगों को काम चलाना चाहिए क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट है आपको यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। आप कौन सा बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप ब्रिक वर्क अगर यूज़ करते हैं तो ब्रिक का कॉस्ट कितना है, स्टोन वर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो स्टोन वर्क ना यूज़ करके हम ब्रिक वर्क यूज़ कर लें। फिर ब्रिक वर्क के बदले भी आजकल प्री कंस्ट्रक्टेड आपको सीमेंट ब्लॉक्स आते हैं, वो ब्रिक वर्क की तरह काम करते हैं, लाइट वेट होते हैं, उनका कॉस्ट उससे कम होता है। तो हम लोग वो सारे मटेरियल जो AAC ब्लॉक और CLC ब्लॉक्स होते हैं, ये सारे आप आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अगर हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम कोई बहुत कॉस्टली सीमेंट जो जिसका पर्पज़ नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मल पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट ही यूज़ करें, हम लोग कोई हाई स्ट्रेंथ सीमेंट नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ ना करें क्योंकि वो ब्रिजेस या डैम्स वगैरह में यूज़ करना सूटेबल है। हम उसको घर में यूज़ करेंगे, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में आएंगी कि आप कहाँ से मटेरियल ऑब्टेन कर रहे हैं, कितना मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक बिल्डिंग के कॉस्ट को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर एक बिल्डिंग 10 लाख में बन रही है तो वो आपके इन आइडियाज़ की वजह से वो हो सकता है कि 8.5 लाख या 9 लाख में भी बन जाए, तो वो बहुत बचत होगा। इसके बाद आता है आपको रूमिनेस। रूमिनेस क्या कहता है? रूमिनेस कहता है कि एक रूम की तरह फील हो। ये कैसे होगा? तो अगर आप उसको स्क्वायर रूम अगर आप बनाते हैं या फिर अगर आप एक रेक्टेंगुलर रूम बनाते हैं तो ये हम लोगों का रूम का जनरल शेप होता है। अब रेक्टेंगुलर भी अगर होता है तो इसका जो रेशियो है ये 1:1.5 से ज़्यादा का नहीं हो। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा का बना देंगे, कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर रूम बना देंगे और ये टोटल अगर 2.5 इसका लेंथ होगा जबकि विड्थ इसका 1 है तो ये आपको ना एक टनल का इफेक्ट देगा। तो ये चीज़ें आपको रूमिनेस फील नहीं होगी, लगेगा नहीं कि आप रूम में, आपको टनल फील होगा कि आप टनल में हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि स्क्वायर शेप हम लोग चूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको रूमिनेस के अंदर में। इसके बाद आता है आपको सर्कुलेशन। सर्कुलेशन लिविंग एरिया को ही कहते हैं कि लिविंग एरिया को आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वाला रूम है, ये वाला रूम है और यहाँ से भी एक रूम है तो ये, और यहाँ पे आपको मेन गेट है इस तरह से, तो ये सारे लोग कौन सा एक कॉमन एरिया को यूज़ करेंगे ताकि वो अगर इस यहाँ रहने वाले लोगों को बाहर जाना है तो वो इनको इफेक्ट नहीं करे, इनको अगर बाहर जाना है तो ये इन दोनों को इफेक्ट नहीं करे। तो वो आपको कहलाता है सर्कुलेशन, कि किस तरह से लोग अगर उनको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम कहीं ऐसे लोकेशन पे हो जो तीनों रूम से आप आराम से उसको अचीव कर सकते हैं। किचन में अगर जाना है तो डाइनिंग आपको इस जगह पे अवेलेबल हो जो आपको किचन से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करके आपको नहीं जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको सर्कुलेशन के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते थे तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप पहले ग्राउंड से ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर इस ब्रिक वर्क के ऊपर आप लोग स्लैब कास्ट कर देते हैं। तो अगर आप, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से आपने पहले इतना ब्रिक वर्क बनाया, फिर यहाँ इतना ब्रिक वर्क बनाया, फिर इसके ऊपर आप अगले दिन इतना ब्रिक वर्क बनाते हैं और लास्ट वाले दिन आप यहाँ बना करके इसके ऊपर आप एक बीम चलाते हैं और उसके ऊपर एक छत बना देते हैं। तो इसमें अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको यहाँ एक और रूम है इस तरह से और ये इस तरह से बना हुआ है, तो अगर आपको कहा जाए कि आपको ये दोनों रूम हटा करके एक हॉल बना देना है तो आप इस वाले वॉल को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको हटाएंगे तो ये दोनों गिर जाएगा क्योंकि वो उस वॉल पे ही लोडेड है। तो ये होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। तो फ्रेम स्ट्रक्चर जब आया तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि आपने एक पिलर बनाया, उसके ऊपर आपने एक बीम दिया, बीम पे आपने छत दिया और फिर ये दूसरे पिलर से एडजस्ट कर दिया, फिर यहाँ भी इस तरह से आपने बीम दिया और ये इस कॉलम पे आकर के ग्राउंड पे चला गया। अब आपको ये सिर्फ एक पिलर बना हुआ, अगर हम इसके प्लान की बात करें तो ये आपका रूम है, घर है, यहाँ पे एक आपको पिलर है, यहाँ एक पिलर है, यहाँ एक पिलर है, इस तरह से आपको कॉलम्स बने हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पहले ब्रिक वर्क था और आपको ये रूम नंबर 1 था, ये रूम नंबर 2 था। अब आपने डिसाइड किया कि नहीं आपको दोनों रूम नंबर 1 और 2 हटा करके हॉल बना देना है। तो आप क्या करेंगे कि ये बीच के जो ब्रिक वर्क है आप इसको हटा देंगे और ये कॉलम्स को बस रहने देंगे, ये कॉलम आपको शो पर्पस के लिए आ जाएगा और अब आपका ये टोटल एरिया जो है ये एक हॉल बन जाएगा जिसके सेंटर पे आपको एक कॉलम रहेगा। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो आपको क्योंकि जो सारे लोड है वो स्लैब का लोड जो है जो छत का था तो ये आपको इस बीम से ट्रांसफर होकर के कॉलम्स में चला गया। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे।
तो इससे क्या होता है कि अब आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए, घर जो होगा वो इस तरह का होना चाहिए, जो आपकी ड्राइंग होनी चाहिए कि आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता हो। फ्लेक्सिबिलिटी आगे कंस्ट्रक्शन करने का, फ्लेक्सिबिलिटी रूम के डायमेंशंस को कभी भी चेंज कर देने का। अब आपका ये घर बना हुआ है तो आपने क्या किया कि यहाँ आपका प्लॉट था, आपने यहाँ से बना दिया कुछ इस तरह से अपना घर। अब आपने आगे में इतना स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ आपका मेन गेट है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है कि आप यहाँ से एक और बीम को इस तरह से एडजस्ट करके आप एक यहाँ एक्स्ट्रा रूम कभी कल को बना सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड कर देंगे आप, और यहाँ पे भी एक कॉलम प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो या तो आप इस तरफ में और आगे बढ़ा सकेंगे, या नहीं तो आप इस तरफ में भी इस तरह से निकाल करके जो यहाँ मेन गेट था उसको आप एडजस्ट करके यहाँ बना देंगे। तो ये आप जब अपने ड्राइंग जब आप बनाते हैं तो आप एक पूरे प्लॉट को किस तरह से यूज़ करते हैं कि वो आपको फ्यूचर पर्पज में आज से 50 साल बाद 100 साल बाद भी वो उसी कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा दिया जाए, इसका मार्जिन आपके पास होना चाहिए। तो ये आता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि एक बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया उसके बाद वो आपको दोबारा कोलैप्स करके नया नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर रहेगा तो वो फिर उसका वर्थ होगा, वैल्यू ऑफ मनी का। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो वो एक तरह से वेस्टेज की तरह लगेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। जब आप रूम की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब आप बेडरूम में डोर्स एंड विंडोज एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो रूम की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है फर्नीचर की रिक्वायरमेंट की, कि आपको किस तरह से कहाँ पे आपका ड्रेसिंग आएगा, कहाँ पे आपका कबर्ड आएगा, कहाँ पे आपका बेड आएगा। उस बेड का जो नॉर्मल साइज़ मार्केट में अवेलेबल होता है कि 6x6 फीट का होगा या 7x6 फीट का होगा, तो आप कितना स्पेस उस 7 फीट के बेड के बाद आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो मूवमेंट के लिए रूम में इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। आप ड्रेसिंग कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, डोर कहाँ पे रहेगा, कहीं डोर आपके कबर्ड से रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहा है ओपन होने में। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग बनाते समय पहले ही डिसाइड कर लेनी होगी कि कहाँ कहाँ पे रह सकता है। उसके दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है कि अगर जो आपने डिसाइड किया अगर वहाँ नहीं रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती है आपको फर्नीचर रिक्वायरमेंट के अंदर में। इसके बाद एलिगेंस। एलिगेंस क्या होता है कि आपका जो बिल्डिंग, जो आपका घर बन रहा है या आपके जो कमर्शियल बिल्डिंग जैसे हॉस्पिटल्स या कुछ बन रहे हैं, तो वो किस तरह बाहर आपको लुक प्रोवाइड करता है। मतलब उसका एलिवेशन में वो किस तरह से, आप जैसे विंडोज़ का अरेंजमेंट करते हैं तो वो आपको बाहर से जब आप खड़े होकर किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वो एलिवेशन व्यू होता है। और जब आप, जैसे आपका ये बिल्डिंग है, ये आपका एक हॉस्पिटल बना हुआ है, तो जब आप कहीं यहाँ पे खड़े होकर के इसको देखते हैं तो आपको ये एक एलिवेशन दिखाता है। जब आप यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो आपको ये सामने वाला बिल्डिंग का ये वाला फेस दिखता है, जो ये वाला लाइन है, ये इसमें आपको विंडोज़ किस तरह से अरेंज है, आपको अगर बालकनी है तो किस तरह से लग रहा है, क्या उसके लुक्स आपने प्रोवाइड किए हैं। तो ये सारा आता है एलिगेंस में। जब आप अंदर खड़े होकर के यहाँ से सेक्शन काटेंगे और आप अगर एक रूम में खड़े हैं और आप एक रूम में पीछे की दीवार को नहीं देख करके आगे की दीवार को देखना चाह रहे हैं और आप रूम को इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि आपने बीच से काट दिया है रूम को, तो आपके जो साइड के वॉल्स होंगे उसकी थिकनेस दिखेगी दोनों साइड के वॉल्स की, और सामने के आपको वॉल दिखेंगे उसमें अगर डोर एंड विंडो है तो वो दिखेगा। तो वो आपको कहलाएगा, अगर आप इसको बीच से काटेंगे तो आपको इस वाले वॉल की ये थिकनेस दिखेगी, इसमें अगर आपको यहाँ पे गेट होगा तो ये गेट दिखेगा, और फिर ये वाले वॉल की थिकनेस दिखेगी। ये आपको ब्रिक वर्क से है तो ब्रिक वर्क दिखेगा, और यहाँ से आपको इस तरह से छत का कटिंग दिखेगा। तो ये आपको आता है क्रॉस सेक्शन के अंदर में, और ये सेक्शन के अंदर में, ये आता है आपको एलिवेशन के अंदर में। तो एलिवेशन किस तरह से लग रहा है बाहर, आपको जो बिल्डिंग है वो कहीं एक रेक्टेंगुलर डब्बा तो नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको एलिगेंस के अंदर में। तो ये एलिगेंस लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से ही डिसाइड होता है। अगर इकोनॉमी है तो एलिगेंस ज़्यादा अच्छा होगा, अगर इकोनॉमी नहीं है तो एलिगेंस थोड़ा कम होगा। तो इसलिए एलिगेंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा जितना कि आपको इकोनॉमी करेगा और एस्पेक्ट वगैरह करेगा। इसके बाद आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी किस तरह की, दो तरह की प्राइवेसी होती है, एक्सटर्नल प्राइवेसी, इंटरनल प्राइवेसी। एक्सटर्नल प्राइवेसी में होता है कि अगर आप एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके बगल में अगर पहले से कोई प्रीवियस कंस्ट्रक्टेड घर है, तो आपका घर इस तरह से कंस्ट्रक्टेड हो कि आपके घर के अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ है वो दूसरे बगल वाले घर वालों को ना दिखाई पड़े ना सुनाई पड़े। इसके लिए आप वॉल्स की थिकनेस कितनी रखेंगे, फिर आपके विंडोज़ एंड डोर्स किस तरफ होंगे, आपके बालकनी किस तरफ होगी, साउंड प्रूफ रूम किस तरह से होगा, कितना साउंड प्रूफ रूम है, डोर्स एंड विंडोज़ के ऊपर में कहीं गैप्स तो नहीं प्रोवाइडेड है, वेंटिलेशन, ओपन वेंटिलेशन तो नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्सटर्नल प्राइवेसी खराब होगी। और इंटरनल प्राइवेसी क्या होती है कि अगर आपके 4 रूम्स बने हुए हैं घर में और उन सारे में से अगर आप एक कॉमन हॉल में से ही चारों रूम बने हुए हैं, तो अगर आपका कोई गेस्ट बाहर से अगर आपके
हॉल में आता है, तो हॉल में जो आपके फर्नीचर का अरेंजमेंट होगा, जो आपके सोफ़ा या चेयर्स लगे होंगे वो इस तरह से लगे हो कि वो आपके जो बाकी हॉल से जो कनेक्टेड चारों रूम है उनके डोर्स के डायरेक्ट विजन में नहीं हो। या तो उनके डोर्स इस तरह से रूम के अरेंज किए जाए कि वो डाइनिंग रूम जो आपका हॉल होगा उससे आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आए, या तो फिर जो हॉल के फर्नीचर होंगे वो इस तरह से अरेंज किए जाएँ कि किसी का भी डायरेक्ट जो नज़र होगा वो आपके रूम्स या किचन के अंदर में डायरेक्टली नहीं जाए। तो ये कहलाता है इंटरनल प्राइवेसी। तो प्राइवेसी में आता है एक्सटर्नल प्राइवेसी, इंटरनल प्राइवेसी, दोनों को ध्यान रखना है। जो डिज़ाइन इंजीनियर होगा, जो ड्राइंग इंजीनियर होगा, जो ड्राइंग बना रहा होगा, उसको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आप किस तरह से रूम्स को और डाइनिंग्स को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, ये उनका काम है। और लास्ट आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपको वेंटिलेशन होता है, लाइटिंग होता है, क्लीनलीनेस होता है, और आपको होता है प्लम्बिंग। अब क्लीनलीनेस क्या होता है? क्लीनलीनेस होता है जैसे कि आपको डस्टिंग हर जगह होती है। अब डस्टिंग आपको विंडोज़ से अगर नहीं आती है तो विंडोज़ के बॉटम में वो सेटल हो जाते हैं, छत के आपको एज पे सेटल हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, डिज़ाइन हो कि आपको वो मिनिमम डस्ट को एक्वायर करे और बाकी डस्ट जो है वो रिमूव हो जाए। तो इस तरह से इंजीनियर को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको आता है लाइटिंग। जो आप डोर्स एंड विंडोज़ अरेंज करते हैं वो लाइटिंग्स को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप ब्रॉड विंडो देते हैं तो फिर आपको वो रूम में लाइट ज़्यादा अवेलेबल होता है। अगर आप लॉन्ग विंडो देते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है तो वो डायरेक्ट सनलाइट को रूम में लाने में हेल्प करता है। तो आपके कंडीशंस क्या हैं, किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, रूम की लाइटिंग कंडीशंस कैसी है। लाइटिंग भी 3 तरह के होंगे, नेचुरल लाइटिंग, आर्टिफिशियल लाइटिंग, और एक होगा जो बीच सेमी लाइटिंग होता है कि विथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि नेचुरल लाइटिंग कितनी है। रूम इतना बॉक्स टाइप का ना हो जिसमें आगे आपको नेचुरल लाइटिंग आ ही नहीं रहा है। एटलीस्ट उसमें अगर विंडोज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो वेंटिलेशन प्रोवाइडेड हो ताकि कुछ तो लाइटिंग्स रूम में रहे। फिर आपको सेमी लाइटिंग में आ जाएगा कि कुछ वेंटिलेशन से लाइट आ रहा है, बाकी आप जो रूम में आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं वो दोनों मिला करके आपके रूम में लाइटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइटिंग के अंदर आती है। और लास्ट में आता है आपको प्लम्बिंग। प्लम्बिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप एक बिल्डिंग की डिज़ाइन कर रहे हैं या आपका एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, इसमें आपने डिसाइड किया कि आपका स्टार्टिंग में ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हॉल रहेगा। अब आपको इसके अंदर आपको सारे रूम्स, किचन, बाथरूम अरेंज करने हैं। तो प्लम्बिंग का मतलब क्या है? अगर आपके छत पे टॉप में इस तरफ अगर आपका यहाँ पे वाटर टैंक आना है तो यहाँ से जो आप सारे सिस्टम होगा प्लम्बिंग का, जो उसके पाइप्स वगैरह जाएंगे, तो अगर आप किचन इस तरफ और बाथरूम अगर इस तरफ प्रोवाइड करेंगे तो ये मिनिमम प्लम्बिंग कॉस्ट देगा आपको, क्योंकि यहाँ से ही जो पाइप जाएंगे वो इस तरफ किचन में आ जाएंगे और वही पाइप इस तरफ से आपको वॉशरूम में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किचन यहाँ और बाथरूम यहाँ बना देंगे तो क्या होगा कि एक तो यहाँ से पहले किचन में आएगा, फिर यहाँ से वो ट्रैवल करके इस तरफ आकर के बाथरूम में आएगा, तो उसका जो कॉस्ट होगा प्लम्बिंग का वो भी आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको प्लम्बिंग कॉस्ट भी रिड्यूस करना है और प्लम्बिंग का जो एफर्ट होता है वो भी रिड्यूस करना है। क्योंकि प्लम्बिंग एफर्ट का मतलब है कि अगर आप अंडरग्राउंड पाइपिंग कर रहे हैं तो आपको वो फिर आपके वॉल्स को पूरा ब्रेक करके तोड़ करके फिर उसमें वो पाइपिंग होगा। फिर कल को अगर लीकेज हो गया तो वो जितना लंबा लेंथ होगा उतना लीकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतने जंक्शंस होंगे उसमें, तो उसको अवॉइड करना है। तो कोशिश करना है कि बाथरूम और किचन एक डायरेक्शन में ही सेट कर दें। अगर वो बहुत नज़दीक हो जा रहे हैं या फिर वो, क्योंकि किचन में आपको खाना प्रिपेयर होता है, बाथरूम उसके बगल में रहता है, अगर वो फिजिबल नहीं लग रहा है तो आप कुछ ऐसा कर दें कि अगर किचन यहाँ है तो बाथरूम यहाँ हो। तो इस तरह से कि आपका वाटर टैंक का लोकेशन भी उस तरह से आप सेट कर सकते हैं जो आपके किचन और बाथरूम दोनों को सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि यही 2 प्लेस है जहाँ पे आपको प्लम्बिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो एक ड्राइंग इंजीनियर को, जो ड्राइंग प्रिपेयर करता है, बिल्डिंग ड्राइंग, उसको ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद ही आप ड्राइंग प्रिपेयर करने का स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की और आपको क्या नॉलेज है। आप इन दोनों चीज़ को एक साथ मिला करके फिर आप अपनी एक ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायलॉज के बारे में कि अब आपके लॉज क्या क्या कहते हैं, कि आपको किस तरह से रूम के साइजेस क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड डोर्स एंड विंडोज़ के स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं। और अगर उस क्लास में ही हो पाया तो आपको लाइन डायग्राम के बारे में बताएंगे, या नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट वाले क्लास में आपको लाइन डायग्राम बताएंगे कि लाइन डायग्राम क्या होता है और किस तरह से आप एक लाइन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों का एक टर्म वर्क रहेगा कि हम लोग अपने अपने घर का एक लाइन प्लान बनाएंगे और फिर वो हम लोग उस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको आज के वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।